तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका जो सैम्पल पेपर जारी किया गया है। आपका डिपार्टमेंट है आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, यानी कि जैसे कि आप ये समझिए आपका CBSE है, ठीक है। उसी प्रकार से हर एक स्टेट के अंदर अपने अपने जैसे कि शिक्षा निदेशालय होते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग जो आपका स्टेट है वो अपने हिसाब से सैम्पल पेपर्स जारी करता है। पहले CBSE जारी करता है, देन अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से जारी करती हैं। तो ये जो सैम्पल पेपर है ये दिल्ली के बच्चों के लिए स्पेशली है, ठीक है। एक तरह से ये प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या सैम्पल पेपर कह लीजिए। आपके जो टर्म 2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके उद्देश्य के लिए है, उसको समझिए। मतलब आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होने कैसे वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सैम्पल पेपर बनाया गया है, प्रैक्टिस पेपर जो भी आप कह लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है ये। तो आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और एक और स्पेशल बात ये है कि पिछले लगभग एक महीने से 25-26 दिन हो गया, ठीक है, चैनल पे वीडियोस नहीं जा रही थी। तो बच्चे कई सारे पूछ रहे थे कि सर वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंत में, विस्तार में बात करेंगे। थोड़ा कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। फ़िलहाल के लिए हमारा जो मेन काम है, मेन कह सकते हैं उद्देश्य है आपका और हमारा जुड़ना, वो है वीडियो। तो वीडियो पे फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभ्यास प्रश्न पत्र राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सत्र जो है हमारा देख सकते हैं दूसरा है, 2021-22 के लिए होने वाला है ये। यहाँ पर देख सकते हैं समय जो निर्धारित किया गया है बच्चों आपका, वो 2 घंटे किया गया है इस पेपर के लिए। और अधिकतम अंकों की जो हमारी सीमा है वो है 40 नंबर की। बात कर लेते हैं थोड़ा सा सामान्य निर्देश के ऊपर। तो इसमें सामान्य निर्देश कुछ जो है सो कि बताए गए हैं आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि ये पेपर होने कैसा वाला है, मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया है। तो देखिए पहले पॉइंट में क्या बताया गया है आपको। इस पॉइंट में बताया गया है कि प्रश्न पत्र में कुल 3 सेक्शन होने वाले हैं, 3 खंड होने वाले हैं, सेक्शन A, B और C, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में देखिए क्या बताया गया बच्चों। यहाँ पर बताया गया है कि भाग A, ठीक है, यानी कि सेक्शन A जो होने वाला है उसके अंदर 8 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होने वाला है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि भाग A यानी सेक्शन A जो होने वाला है उसके अंदर 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है सबका जो मार्क्स है 2-2 नंबर का होगा, आप कह लीजिए। और प्रत्येक जितना भी क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक प्रश्न जो है आपका, उसका जो आंसर आपको लिखना है वो 50 शब्द 50 वर्ड्स जो है उसके अंदर ही आपको लिखना है। आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। सामान्य निर्देश में जो है सो कि तीसरा पॉइंट आपका क्या बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बताया गया है आपका भाग 2 या भाग B कह सकते हैं। भाग मतलब सेक्शन B के बारे में बताया गया कि इसके अंदर 3 प्रश्न है, बस 3 प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न यानी कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है, 4 अंक का होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 100 अंकों में देना है, यानी कि जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे सेक्शन B के अंदर, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको 100 शब्दों में तो देना ही देना है, ठीक है। और ये मानचित्र प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी मानचित्र आधारित भी जो प्रश्न है उनका भी आंसर आपको देना है। उसी आधार से उसी प्रकार से यहाँ पर हम आ चलते हैं 4th पॉइंट की ओर। तो देखिए 4th पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो भाग C यानी कि सेक्शन C होने वाला है, इसके अंदर 6 अंक यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके। 2 प्रश्न होंगे यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे बेसिकली। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है अधिकतम आपको 170 शब्दों में देना है, ठीक है। 170 वर्ड्स में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये कुछ बेसिक से सामान्य निर्देश थे जो आपको। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, इस प्रैक्टिस पेपर के अंदर, कि भारत को किन आधारों पर 21वीं शताब्दी की एक उदीयमान शक्ति माना जा सकता है, ठीक है। ये बात आपका पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। एक तरह से यहाँ पर मैं अगर समझाने का प्रयास करूँ आपको, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भारत आज के दौर में 21वीं शताब्दी के दौर में इतना कह सकते हैं शक्तिशाली क्यों माना जा सकता है, क्या चीज़ है भारत के पास, आपको वो चीज़ें बतानी है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। पहले पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है कि विश्व में मानवीय संसाधन के लिहाज से भारत एक समृद्ध देश है। अगर देखिए जो चीज़ें एक मानव यानी कि एक आदमी इस्तेमाल करता है, आदमी या औरत कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारत एक समृद्ध देश है। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है एक्सेप्ट तेल वगैरह देखा जाए तो, जो डीजल फ्यूल ये सब है इन चीज़ों की, ठीक है, कुछ चीज़ें छोड़ दी जाए तो जो आप कह सकते हैं मानवीय संसाधन है ना, उसके हिसाब से भारत जो है पूरे ही दुनिया में एक समृद्ध देश है। तो आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि भारत विश्व का एक विशाल प्रतिस्पर्धी केंद्र है। ठीक है, ये भारत जो है विश्व का एक विशाल प्रतिस्पर्धी कंपटीशन वाला केंद्र है। ठीक है, आप देखेंगे तो भारत के अंदर जनसंख्या इतनी है ना भैया कि यहाँ पर कोई भी कंपनी आकर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है और कंपटीशन करती है और कंपनी से, ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आती हैं और अपना व्यापार करती हैं, अरबों रुपया यहाँ से कमा करके जाती हैं। ठीक है, तो ये है प्रतिस्पर्धी केंद्र का मतलब यहाँ प्रतिस्पर्धा है, कह सकते हैं कंपटीशन बहुत है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन के बावजूद भी कई कंपनियाँ यहाँ से कमा रही हैं। ठीक है, और उन्हीं कंपनियों में से हमारे फेवरेट कंपनी में से एक कह सकते हैं टाटा है। ठीक है, खैर चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट कि भारत का लक्ष्य भविष्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है। ठीक है, भारत की अगर आप अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी देखेंगे अभी के टाइम पे तो अराउंड 3 ट्रिलियन के आसपास है। ठीक है, एक लेटेस्ट डाटा आया था जिसके अनुसार बोल दिया गया कि 3.1 ट्रिलियन, तो मैं 3 ट्रिलियन आपको बताता हूँ, 3 ट्रिलियन के आसपास है। ठीक है, और भारत यानी कि हमारा देश एक लक्ष्य लेके चल रहा है कि हमारी जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 5 ट्रिलियन, आप अमेरिका का देखिए बहुत ज़्यादा है, लगभग 25 से 27 ट्रिलियन है, चाइना का भी 17-18 ट्रिलियन है। तो देखिए हमने पहले उतना विकास नहीं किया है, अभी 100 साल भी नहीं हुए हमारी आज़ादी को। धीरे धीरे हमारी जो अर्थव्यवस्था है बढ़ती जाएगी और काफ़ी हद तक हमने रिकवर किया है अपनी अर्थव्यवस्था को कोविड के बाद। ठीक है, तो देखिए आगे चल के हमारी अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी और बिल्कुल हम जो है कि 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है हम बना पाएंगे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए इस क्वेश्चन का, ये आप लिख सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से भारत की सैन्य शक्ति परमाणु तकनीक के साथ इसे आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है, सामरिक यानी कह सकते हैं अपनी रक्षा वगैरह के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेना की शक्ति है हमारे पास, परमाणु तकनीक है हमारे पास। ठीक है, आत्मनिर्भर हम लोग हैं एक तरह से रख सकते हैं। मिसाइल विसाइल हम लोग खुदे बना लेते हैं, हम लोग किसी देश से मंगाने नहीं पड़ता है। आज भी आप पाकिस्तान को देखिए तो सारी चीज़ें वो नहीं बना पाता है, दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम तो पनडुब्बियाँ तक बना रहे हैं, सोचिए बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने को। तो 2 नंबर में 4 पॉइंट आपको बता रखा है, इनमें से कोई 2 पॉइंट लेकर के आपको एक्सप्लेन कर देना है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले ही क्वेश्चन में आपको अथवा चॉइस दे दिया है यहाँ पर कि अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो यहाँ पर ये नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आसियान के कोई भी 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। ठीक है, तो आसियान के 2 उद्देश्य पूछा है, यहाँ पर 4 आपको बता रखा है। यहाँ पर देखिए पहला है कि क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को सुनिश्चित करना। ठीक है, आसियान का एक उद्देश्य है। आसियान क्या है, आसियान एक संगठन है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे देश है, तो इन सब देशों का क्या उद्देश्य है मिलकर के जो आसियान बना है उसका उद्देश्य क्या है, तो आसियान चाहता है कि क्षेत्रीय स्तर पर शांति बनी रहे और ये सारी चीज़ें सुनिश्चित रहे। ठीक है, उसी हिसाब से आसियान ये भी चाहता है कि क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। जो क्षेत्र है अलग अलग, उन सभी के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो क्षेत्र है उन सभी में बढ़ावा दिया जाए ताकि सभी जो है देश है वो विकास कर सके। उसी प्रकार से आसियान ये भी चाहता है कि कृषि उद्योग, व्यापार, आवागमन और संचार के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी करना, ये भी चाहता है आसियान। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो ये बोला गया है कि समान उद्देश्य वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर संबंध बनाना, ये भी चाहता है आसियान। तो ये आसियान के कुछ उद्देश्य हैं यहाँ पर, तो इनमें से कोई 2 आपको एक्सप्लेन कर देना है तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर लेने के लिए आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ताकि आपको 2 नंबर ईजिली मिल सके। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बच्चों, क्वेश्चन दूसरा है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेसिकली कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं जो है वो आपको लिखनी है। जो हमारा दक्षिण एशिया का क्षेत्र है ना, वो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दक्षिण एशिया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह विश्व जो जनसंख्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व जनसंख्या का बाहुल्य वाला
क्षेत्र है। ठीक है, मतलब इसका कहने का ये है कि यहाँ पर विश्व की बहुत सारी जनसंख्या जो है ना वो बसती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इसके क्षेत्र के देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। जो दक्षिण एशिया क्षेत्र के देश है ना वो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा मैं, उसी हिसाब से यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपको बता दिया कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। और चौथे पॉइंट में बता दिया कि भारत इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है। तो भारत जो है इस दक्षिण एशिया क्षेत्र का एक प्रमुख देश है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, मुझे आप ये लिखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर इस तरह से कमेंट करना है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में टोटल कितने देश आते हैं। मैंने पहले के वीडियोस में आपको बता रखा है। ठीक है, तो आप ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी हिसाब से पाँचवा पॉइंट भी यहाँ पर बता रखा है इसी क्वेश्चन का। ये बोला गया है कि इस क्षेत्र के देशों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए सार्क नामक संगठन की स्थापना की है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों कि भारत में किन मुद्दों पर विभिन्न दल आपस में सहमति दर्शाते हैं, किन्हीं दो मुद्दों का बताइए आपको, मतलब दो मुद्दों को लिखना है। बेसिकली 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके अलग अलग विचार हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि पूरे ही भारत के अंदर कौन सा ऐसा 2 मुद्दा है जिस पर सभी दल की सहमति लगभग एक बराबर हो जाती है। ठीक है, सभी दल जो बोलते हैं ठीक है भाई ये चीज़ तो होना ही चाहिए। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं आर्थिक नीति पर सहमति होता है। जो भी आर्थिक नीतियाँ होती हैं हमारे देश में उन पे सभी दल ऑलमोस्ट सहमति जताते हैं। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, मतलब आर्थिक नीतियों पर सभी अपना बल देते ही देते हैं। उसी प्रकार से दूसरा आप लिख सकते हैं कि देश के प्रशासन के मुद्दों में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति भी होती है। जो देश का प्रशासनिक जो मुद्दे होते हैं उसमें प्रांतीय दल जो होते हैं अपने अपने प्रांत के अलग अलग क्षेत्र के जो दल होते हैं उनकी स्वीकृति भी जरूरी है। ठीक, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमने इस पहले भी अटेम्प्ट कर रखा है, ये फिर से पूछ लिया कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गठबंधन सरकार से हम क्या समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वही बताया गया है कि जब चुनाव के बाद किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है तो 2 या 2 से अधिक दल मिल करके सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना लिख देना है, तो 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बेसिकली बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा है कि एकात्मक मानववाद जो है मानववाद का दर्शन किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर 3 सिद्धांत जो है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला आपको लिख देना है समग्रता की प्रधानता, दूसरा है धर्म की सर्वोच्चता और तीसरा है समाज की स्वायत्तता। एकात्मक मानववाद, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा 6ठा प्रश्न यहाँ पर। तो देखिए 6ठा प्रश्न क्या पूछा है बेसिकली बच्चों कि भारतीय राजनीति में आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी का जो शासन हुआ था, शासन व्यवस्था पर अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं। तो देखिए जनता पार्टी आई, वो ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रही, लेकिन हाँ जो भी आई उसने अलग अलग काम किए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देनी है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको हाईलाइट करना है। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो बना रखे हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो आपने नहीं देखा है वो वीडियोस तो जा करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है 7वां क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। यहाँ पर यह है कि ब्रिक और ब्रिक्स में अंतर लिखिए आप। यहाँ पर देखिए ब्रिक और ब्रिक्स में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ब्रिक जो है शब्द ब्राज़ील, रूस और चीन को संदर्भित करता है। 2009 में दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल हो जाने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ 2009 दिया है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा था 2010 था। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि राइट यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेकिन मैंने जो यहाँ तक पढ़ा था वो 2010 था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आपका जो 2010 में जुड़ा था तो वो ब्रिक्स हो गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि लोकतांत्रिक समाजवाद के कोई 2 सिद्धांत बताने हैं आपको। तो पहला आप लिख सकते हैं भोजन एवं शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य, दूसरा आप लिख सकते हैं लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। तो इस तरह से आप 2
पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे पूरे 2 नंबर। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, अनुभाग बी आप इसको कह सकते हैं हिंदी में। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं सेक्शन बी में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वैश्वीकरण ने वैश्विक संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। देखिए, वैश्वीकरण आया तो जाहिर सी बात है संस्कृतियाँ भी बदली हैं। पहले हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब देखेंगे कोई धोती कुर्ता पहनता है? नहीं पहनता है। क्या पहनते हैं? सब जीन्स पैंट, शर्ट, कोट, टाई, ये सारी चीज़ें पहनते हैं। भारत की मैं बात कर रहा हूँ और पूरी दुनिया में ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ये कहाँ की संस्कृति है? ये अमेरिका की संस्कृति है, ठीक है। तो ये चीज़ें वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है, ठीक है। प्रत्येक देश अगर हम बात करें तो अपनी जो संस्कृति है वो भूलता जा रहा है, और जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता को अपनाता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ देशों को छोड़ के तो कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 4 पॉइंट लिखने हैं। बेसिकली 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए, पहला पॉइंट में क्या है कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक वैश्वीकरण से क्या हुआ है? सांस्कृतिक समरूपता आई है, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता प्रभावित हुई है, ठीक है। जो प्रत्येक देश है हमारा, पूरी दुनिया की बात कर रहा है ये, तो जो मौलिकता है उनकी वो प्रभावित हुई है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि संस्कृतियों में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में वृद्धि हुई है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि संस्कृतियाँ वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, ठीक है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। देखिए, जो वैश्वीकरण है उसके अलग अलग प्रकार है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, धार्मिक, कई सारे प्रकार है। तो उन्हीं प्रकारों में से एक है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। तो इसको बढ़ावा मिला है हमारा वैश्वीकरण के कारण। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन आ गया हमारा। ये क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भारत में एक दलीय व्यवस्था के स्वरूप और अन्य देशों की जो इसकी विभिन्नता है उसको स्पष्ट करना है, ठीक है। आप देखेंगे प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व देखने को मिला, तो एक दल का प्रभुत्व हमें देखने को मिला, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में एक दलीय व्यवस्था के स्वरूप और अन्य देशों से इसकी विभिन्नता को स्पष्ट करना है, ठीक है। भारत में जो एक दलीय व्यवस्था रहा वो लोकतांत्रिक रहा, सिंपल सी बात है। अन्य देशों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है लोकतांत्रिक ढंग से। चाइना में ही देखेंगे तो CPI की पार्टी है, कहते तो हम लोकतांत्रिक है लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आप देखेंगे तो जो आपका किंग जोंग उंग है, वो मोटू, तो वो क्या कहता है कि हमारे यहाँ पे भी लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में वहाँ लोकतंत्र है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर काम करती है। तो हमारे यहाँ देश के अंदर जो देखेंगे जो भी पार्टी पावर में रही है, जैसे कि कांग्रेस, तो उसका प्रभुत्व मान लीजिए प्रथम 3 आम चुनावों में देखने को मिला है। तो कैसे देखने को मिला? लोकतांत्रिक ढंग से जनता ने वोट किया है खुद जा करके, और तब जो है सो कि उसको पावर में लाया है। लेकिन अन्य देशों में इस तरह से नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारे देश में लोकतांत्रिक रूप से एक दल का शासन देखने को मिलता है, और अन्य देश में एक दल का शासन देखने को मिलता है, लेकिन अलोकतांत्रिक रूप से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऊपर से मोटा मोटा समझाने के लिए था। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। पहले भूमिका में समझ लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत में एक लंबे समय तक एक दल का शासन रहा है। इसके लिए भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, चुनावी प्रणाली, दल की विचारधारा व उसका व्यापक सामाजिक आधार उत्तरदायी रहा है। अन्य देशों से इसकी विभिन्नता कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में, चीन, क्यूबा, सीरिया में संविधान के द्वारा ही एक दल को अनुमति दी गई है। यानी कि ये कुछ देशों के नाम बताया, जैसे कि चीन, क्यूबा, सीरिया, इसमें संविधान, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार एक ही दल को जो है सो कि अनुमति दी गई है पावर में रहने के लिए, आप इस तरह से कह सकते हैं। और वहाँ पर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इसमें बोला गया कि म्यांमार, बेलारूस व इरिट्रिया में कानून व सैन्य उपायों के तहत यह प्रभुत्व कायम हुआ है, ठीक है। यहीं पे एक और एग्जाम्पल लिया आपका NCERT में दिया हुआ है कि मैक्सिको में PRI पार्टी का शासन रहा है, ठीक है। ये NCERT से लिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि इन सब के विपरीत भारत में परिस्थितियों के फलस्वरूप एक दलीय व्यवस्था है उसका शासन रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें बेसिकली जो मैंने आपको
इजी लैंग्वेज में समझाई वो थोड़ा सा यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में दिया गया है। तो हम लोग आ चुके हैं बच्चों अब 11वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 11वें क्वेश्चन में देखिए बेसिकली आपसे मैप वाला एक क्वेश्चन है, मैप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए बॉक्स बनाए गए हैं 4 और यहाँ पर 4 क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा जाएगा, मैप वाला क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, देन जो है सो कि आंसर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, 11वें का पहला क्वेश्चन है ये कि वह देश जिसमें ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में संपन्न हुआ, तो ये है बच्चों आपका ब्राज़ील, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह देश जो अपने विघटन से पूर्व सोवियत संघ का सबसे बड़ा भाग था, तो वो रूस की बात कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ तीसरे को, 1 मिनट, ठीक है, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह देश जो 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, तो ये चीन की बात कर रहा है। मैं मैप में भी आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका कि वह देश जो आसियान का संस्थापक देश है, तो ये थाईलैंड की बात कर रहा है, ठीक है। अब इन जो देशों को हम लोग मैप में एक बारी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर आते हैं, तो ये देखिए ये आ गया आपका मैप। आपका ए में मैंने आपको बताया था वो है आपका ब्राज़ील, ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो ये रूस हो जाएगा, सी की बात करें तो ये चीन हो जाएगा, और डी की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये थाईलैंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैप भरना था। तो अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन सी के अंदर, अनुभाग सी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़े क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका मार्क्स जो है कह सकते हैं ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है आपको, तो कोशिश करना है एक भूमिका बनानी है और एक निष्कर्ष बनाना है आपको। अगर भूमिका और निष्कर्ष नहीं बनता है, मतलब भूमिका तो बनेगा, निष्कर्ष नहीं बनता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोशिश करना है कि भूमिका एक सभी क्वेश्चंस का जब आप आंसर दे रहे हो तो बांध के चलना है आपको, बांध के चलना मतलब भूमिका लिखना ही लिखना है। इससे क्या होगा, टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने मान लीजिए 5 पॉइंट ही लिखा है तो टीचर 6 नंबर दे देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने एक भूमिका बनाई है अच्छी सी, एक निष्कर्ष बनाया है, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि भूमिका और निष्कर्ष कैसे लिखे। खैर चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया है, किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन आपको करना है बच्चों। तो समझिए बच्चों, यहाँ पर हमें लिखना क्या है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन का एक तरह से कह सकते हैं मतलब समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा है आपसे कि जो वैश्वीकरण है, हमारा ग्लोबलाइजेशन है, इसके कारण जो पूरा ही दुनिया है, ठीक है, तो पूरी दुनिया का आर्थिक रूप से, आर्थिक यानी इकोनॉमिकली, ठीक है, ये प्रभावित हुआ है। पूरी दुनिया जो है वैश्वीकरण के कारण जो है इसका आर्थिक रूप की अगर हम बात करें तो प्रभावित हुआ है पूरी दुनिया, ठीक है। कोई 3 एग्जाम्पल दे करके आपको बताना है, 3 एग्जाम्पल, सॉरी मैंने बोल दिया, 3 प्रभाव को बताना है यहाँ पर आपको। तो कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं, देखिए वैश्वीकरण के कारण एक देश का आदमी या एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, अपने आउटलेट्स खोल सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी है, उसको भारत में क्या करना है, चाय का एक बहुत बड़ा दुकान खोलना है, ऐसे हज़ारों दुकान खोलने हैं। चाय हटाइए, पिज्ज़ा का दुकान खोल लीजिए, जैसे डोमिनोज़ आप देख सकते हैं, आपका बर्गर किंग होता है, इस तरह से। तो वो क्या करेगा, वो निवेश करेगा, निवेश पैसा डालेगा। एफडीआई है हमारे यहाँ पे, फॉरेन डायरेक्ट जो है सो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। एफडीआई हमारे देश में आया। एफडीआई मतलब वही दूसरे देश का आदमी या बिजनेसमैन जो हमारे देश में पैसा लगा रहा है, ठीक है, कोई चीज़ को खड़ा करने के लिए, कोई स्टार्टअप खड़ा करने के लिए। तो इससे क्या होता है, दोनों ही देशों को प्रॉफिट होता है, दोनों ही देशों के लोगों को प्रॉफिट होता है। कैसे, आप ये समझिए, देखिए भारत के अंदर पैसा लगाया तो भारत में रोज़गार आएगा, ठीक है, संसाधन जो है सो कि बढ़ेंगे और जो है सो की फैसिलिटी मिलेगी। अमेरिका के व्यक्ति ने जो है सो कि पैसा लगाया तो उसको बेनिफिट मिलेगा, उसका प्रॉफिट जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो कि काम
चलता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं और हमें इस चीज़ का जो आर्थिक प्रभाव है, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक इस छोटा सा एग्जाम्पल था, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब चलिए जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले पॉइंट में बताया गया है कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक प्रवाह में वृद्धि हुई है। एफडीआई के कारण एक देश का बुनियादी ढांचा बेहतर हो जाता है और इसका विकास भी शुरू हो जाता है। यह प्रत्यक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं विदेशी निवेश और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताया है कि जैसे एफडीआई वगैरह आता है, दूसरे देशों से फंडिंग आती है किसी देश में, तो वहाँ का तकनीक बढ़ता है, ठीक है। कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ेगा, रोजगार वगैरह बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। बुनियादी ढांचे यानी कि जो देश गरीब है वो भी धीरे धीरे अब विकासशील बनते जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों की एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि हुई है, ठीक है। आर्थिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पूंजी और संसाधनों की उपलब्धता अधिकांश देशों को सुलभ जो है सो की हुई है। तो देखिए कई सारे देश हैं जहाँ पर पूंजी बहुत है लेकिन उतना संसाधन कह सकते हैं वो दूसरे देशों को देना चाहते हैं। दूसरे देशों में भी उसी तरह से पूंजी लगा करके और विकास करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें से क्या हुआ है कि पूरी ही दुनिया आपस में कनेक्टेड हो गई है, निर्भरता बढ़ी है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप देखेंगे आज के टाइम पे भी भारत इतना सक्षम नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल दे। मैं रक्षा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिकली आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो भारत कुछ भी स्टेटमेंट अमेरिका, रूस, चाइना के खिलाफ तो दे भी देता है लेकिन अमेरिका वगैरह के खिलाफ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके पास आर्थिक रूप से बहुत सारा पैसा है कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को भी उससे बहुत बेनिफिट होता है। भारत अपना सामान एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, तो उससे भारत बहुत कमाता है। अमेरिका वाले उतना कमाए ना कमाए, भारत बहुत कमाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरी ही दुनिया में आर्थिक रूप से एक देश की निर्भरता दूसरे देश पर बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई है। आगे चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है यहाँ पर आप देखिए कि वैश्वीकरण के कारण विश्व में अमीर व गरीब के बीच अंतर बढ़ा है, ठीक है, या वृद्धि हुई है। तो ये आप कह सकते हैं, देखिए वैश्वीकरण के कारण अमीर और गरीब के बीच में वृद्धि हुई है, तो आप कह ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति जो है सो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि आप देखेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ लिख गया, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को समझ गया, इंग्लिश बोलना आ गया उसको, एफडीआई आया हमारे देश में, कोई कंपनी खुली, ठीक है। उस कंपनी में क्या हुआ, वो जो लड़का है या लड़की जो भी है वो जाकर के काम करने लगा, अच्छा पैसा कमाने लगा, उसने अपने परिवार का विकास किया, धीरे धीरे उसने वृद्धि की, उसका बेटा पढ़ा, आगे विकास किया। कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा, वेस्टर्न कल्चर को नहीं समझा और चीज़ों को नहीं समझ पाया, तो वो अपना विकास नहीं कर पाया। तो देखिए वैश्वीकरण, ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के अंदर आप देखेंगे तो अथवा दे रखा है आपको। अगर आपको वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वैश्वीकरण के युग में भारत किस प्रकार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन को 6 नंबर में पूछ लिया है, तो पॉइंट उतने ही रखिए, एक्सप्लेनेशन बढ़ा दीजिए, इस तरह से आपको कर देना है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि NDA 4 या NDA 4 आप जिसको कह सकते हैं, उससे आप क्या समझते हैं और इसके द्वारा अपनाए गए किन्हीं 2 महत्वपूर्ण एजेंडा जो है उसके विषय में लिखना है आपको। तो चलिए थोड़ी देखिए यहाँ पर भूमिका बना रखा है, तो उसको समझ लेते हैं पहले। NDA 4 है क्या भैया? तो देखिए यहाँ पर NDA को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका बीजेपी का नाम आप सुनते हैं, वह अन्य पार्टियों द्वारा बने गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनावों को भारी मतों से जीता और इसी राजनीतिक दल को NDA 4 का नाम दिया गया है। देखिए NDA 4 और UPA 2 चीज़ें होती है। तो जो NDA के अंदर हमारे आते हैं वो बीजेपी वगैरह आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य दल, ये सारे का एक गठबंधन है NDA, ठीक है।
तो एनडीए एक गठबंधन हो गया आपका, जिसके अंदर मेन पार्टी का नाम ले लिया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, और अन्य पार्टियां भी इसके अंदर, ये सारा मिलकर के क्या बनाया, गठबंधन बनाया। और 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर भारी मतों से जीते ये लोग, और इसी को हम लोग एनडीए 4 के नाम से जाना जाता है, मतलब जानते हैं, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब इसके इस पार्टी के विकास के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो पार्टी है वो विकास, जो देश का विकास है उसको करने के लिए कुछ एजेंडा प्रस्तुत किया है, यहाँ पर है। पहला एजेंडा देखिए, 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। जाति व पंथ आधारित राजनीति का विकास व सुशासन उन्मुख राजनीति की ओर स्थानांतरण, ये चीज़ें हमें देखने को मिली। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास के नाम से ये कुछ लक्ष्य लेकर के चले थे। इसी तरह से यहाँ पर जनधन योजना, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, स्वच्छ भारत, जनधन योजना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी योजनाएं चलाई, जिससे क्या हो, सबका साथ सबका विकास हो, पूरी ही कम्युनिटी, पूरी ही कह सकते हैं समाज का विकास हो। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो आगे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, इन्हीं का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है बड़े में, कि इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को केंद्र सरकार की योजना का वास्तविक लाभार्थी बनाकर सामान्य जन के द्वार तक प्रशासन पहुंचाना रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट में कहने का मतलब यही है कि ये सारी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, ज़्यादातर इसमें से ग्रामीण जो क्षेत्र की महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनको बेनिफिट देने के लिए ये योजनाएं लॉन्च की गई है। इससे क्या है कि जो ग्रामीण आबादी है वो भी जो है सो कि आम जन के साथ जुड़ सके और क्या है, अपना विकास कर सके। बहुत सारी योजनाएँ यहाँ पर लॉन्च की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या बोला गया है कि विभिन्न राज्यों के मतदाता जातियों, वर्गों, समुदायों, लिंग तथा क्षेत्र से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के विषयों को केंद्रीय मंच पर लाने में सफल हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग राज्य को जो मतदाता है, वोटर्स है, वो जातियों, वर्गों, समुदाय, लिंग तथा क्षेत्र से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके जो विकास और सुशासन, अच्छे से शासन चले, इन सब विषयों पर जो केंद्रीय मंच है, इन पर ये सारी चीज़ें लाने का मतलब सफल हुए हैं कि कैसे हम अपना विकास वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 13वां क्वेश्चन था आपका। 13वें क्वेश्चन में ही आपका एक अथवा दे दिया है आपको कि अगर आपको एनडीए वाला क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ पर देखिए, तो आप नीचे वाला ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बेसिकली मंडल कमीशन के बारे में बोल रहा है कि मंडल कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी मुख्य सिफारिशों को लिखना है आपको। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। देखिए, मंडल कमीशन की अध्यक्षता विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा की गई थी और वह एक समाजवादी नेता थे और वह 1967 से 1977 में संसद सदस्य चुने गए थे, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ सिफारिशें हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसकी पहचान शैक्षिक और सामाजिक आधार पर की जाए, ठीक है। 27% आरक्षण वगैरह की बात की गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस बच्चों, यही था पॉलिटिकल साइंस का जो आपका प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर कह लीजिए जो आया था, उसका सॉल्यूशन वाला वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी सैम्पल पेपर में या प्रैक्टिस पेपर में कह लीजिए, तो मैंने आपको करा दी है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से और पेपर भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस पेपर आपको जहाँ भी मिले, सैम्पल पेपर आपको जहाँ भी मिले, करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको पेपर समझने में, जब आप पेपर ओरिजिनल पेपर देने बैठेंगे तो पेपर समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पेपर को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, कुछ चीज़ें मैंने बोली थी कि स्टार्टिंग में आपसे मैं बात करूँगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, ठीक है। बात कुछ इस प्रकार से है कि पिछले 25 से 26 दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी हमारे चैनल पे, ठीक है। इसीलिए आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी आज की वीडियो में कि मेरा फ्लो उस टाइप का नहीं था जो मेरा नॉर्मली फ़्लो रहता है वीडियो बनाने का। कई जगह मैं थोड़ा सा अटक रहा था, वो इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीनों से वीडियो नहीं बनाया हूँ। थोड़ा सा जो है सो कि प्रॉब्लम में था, ना केवल मैं बल्कि कृष्णा सर भी। प्रॉब्लम ये है कि मतलब कुछ फैमिली में इशू आ गया था जिस कारण से गांव वगैरह जाना पड़ गया था और वहाँ पर काम इतना ज़्यादा लगभग था कि 1 महीना हमारा आराम से चला गया, ठीक है। तो 1 महीने के बाद वापस से मैं स्टूडियो में आया हूँ, तो अब जा कर के
नॉर्मल वीडियो जो है आपकी आने लग जाएंगी। हालांकि मैंने पोस्ट भी किया था कम्युनिटी पोस्ट की कल से वीडियोस आने लग जाएंगी, लेकिन फिर उस दिन वीडियो नहीं डाल पाया और आज जा कर के ये वीडियो जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो बना रहा था लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था। ठीक है, तो फाइनली आज ये वीडियो बन गया है और आज 7:30 बजे के आसपास सोचूंगा अपलोड हो जाए तो बढ़िया है। बाकी देखिए कब आता है वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस अब आपको रेगुलर मिलने लग जाएंगे। एक और सरप्राइज़ है जो इन फ्यूचर जो वीडियो आएगी उसके अंदर रिवील कर दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत टाइम बाद आया हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।